आप देख रहे हैं अपना बिहार। सबसे पहले बात जेपी की जयंती के बहाने सियासत की, तो मंगलवार को जेपी का गांव सिताब दियारा सियासत के केंद्र में होगा। 20 दिनों के भीतर दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार जेपी की जयंती पर नागालैंड का रुख करने वाले हैं। सियासत की क्या है तैयारी, पहले देखिए फिर समझिए कि जेपी की जयंती पर अमित शाह के दौरे के मायने क्या है और मुख्यमंत्री नीतीश का नागालैंड प्लान क्या है। माता की, भारत माता की। मंगलवार को जेपी की जयंती है, सियासत भी तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। वंदे वंदे वंदे। जेपी की जयंती पर सिताब दियारा में अमित शाह बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए मंच भी तैयार है। जेपी की जयंती के दिन एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जेपी के गांव पहुंचेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेपी के कर्म क्षेत्र नागालैंड में उनकी जयंती मनाएंगे और फिर बिहार आकर जेपी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जेपी के बहाने जेपी की विरासत का दावा पुरजोर है। जेपी के तथाकथित नकली चेले जयप्रकाश जयंती मनाने का स्वांग रचना नाटक करना बंद कर दे, चाहे वो मणिपुर में मनाए, चाहे वो सिताब दियारा में मनाने का स्वांग रचे। जयप्रकाश जी तो भ्रष्टाचार, वंशवाद और कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूका था और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी आवे उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जेपी को सिर्फ उनका नाम एक दिन ले लेने से थोड़े जेपी का विचार या उनके रास्ते के अनुकूल कुछ एक्शन होता है। जाहिर है जेपी जयंती के बहाने सियासत चरम पर है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि जेपी के नाम पर सियासत हो रही है, जबकि मुद्दे गौण हैं। कैसे विकास होगा बिहार में, किस तरह से विकास की बात होगी, इस पर कोई दल आगे बढ़ करके नहीं बोल रहा है। अब सिर्फ जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर के ही पिछले कुछ दिनों से कवायद चल रही है और उसमें इसी पर ही राजनीति अब देखिए केंद्रित हो गया है। यह अजीब सी परिस्थिति बिहार में देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार हैं और वो जा रहे हैं वहाँ नागालैंड। वो कम से कम उनको बिहार में रह करके ही वो करते तो बेहतर नजर आता। दरअसल बिहार में जेडीयू से गठबंधन टूटने के बाद अमित शाह का पूरा फोकस बिहार पर है। यही कारण है कि अमित शाह 20 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। इससे पहले 23 और 24 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल पहुंचे थे। बहरहाल अब निगाहें टिकी हुई हैं पटना से लेकर सिताब दियारा और नागालैंड तक। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष कुमार और पटना से आनंद अमृत राज की रिपोर्ट। जनसुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने परिवारवाद को लेकर तंज कसा। पश्चिम चंपारण के मैनेटांड में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में केवल 1200 से 1500 परिवार के लोग ही विधायक या सांसद बनते हैं, दूसरा किसी को भी मौका नहीं मिल रहा। 13 करोड़ जनता में 8 करोड़ आदमी ऐसा है जिसको दिन का 100 रुपया नहीं मिलता है। यहाँ 3 करोड़ परिवार रहते हैं, लेकिन पिछला 25 साल में 30 साल में जितना लोग एमएलए एमपी बना है, किसी दल से बना हो, उसका नाम और सूची बनाइए तो आपको पता चलेगा कि 1250 से 1500 परिवार के लोग ही एमएलए एमपी बन रहे हैं, दूसरा किसी को मौका नहीं है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आरजेडी का खुला अधिवेशन हुआ। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दोनों बीजेपी पर बरसे। दोनों ने साफ संदेश दिया कि या तो बीजेपी के साथ रहिए या खिलाफ रहिए, बीच वाले के लिए जगह नहीं है। करे के बा, लड़े के बा, जीते के बा। जैसे छापा जाता था ना पहले, वैसे छपाइया कर दिया जाएगा। या तो आप भाजपा की तरफ रहिए या भाजपा के विरोध में रहिए। ये दोनों जगह रह करके काम होने वाला नहीं है। 10 अक्टूबर 2022 की तारीख, जगह दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम। तालकटोरा स्टेडियम में आरजेडी का खुला अधिवेशन हुआ और तालकटोरा से ही आरजेडी नेताओं ने 2024 की सियासी लड़ाई का ताल ठोक दिया। ये आने वाला जो 2024 का जो चुनौती है, हम लोग दिल्ली इसलिए आए हैं
कि हम लोग ताल कटोरा में ताल ठोकने के लिए आए हैं कि हम चुनौती को स्वीकार करते हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद हो या बिहार के डिप्टी सीएम और लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव, दोनों के निशाने पर रही बीजेपी। भाजपा के राज में हमको गलतफहमी नहीं होना चाहिए। लगता है कि इमरजेंसी हो गया है और तानाशाही और देश के लोकतंत्र और संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है। आरएसएस के संविधान को लागू किया जा रहा है। तेजस्वी ने तो ये तक कह दिया कि इस लड़ाई में या तो आप बीजेपी के खिलाफ हैं या बीजेपी के साथ, बीच वाले के लिए कोई जगह नहीं है। आज या तो आप भाजपा की तरफ रहिए या भाजपा के विरोध में रहिए। ये दोनों जगह रह करके काम होने वाला नहीं है। हालांकि तेजस्वी ने अपनी पार्टी का जिक्र करते हुए बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के साथ रहने वाली बात कही, लेकिन इशारों में बाकी दलों को भी ये संदेश दे दिया कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। नीतीश के मिशन और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लालू के बयान पर सुशील मोदी ने ट्वीट के जरिए पलटवार किया और लिखा कि ये भ्रष्टाचार में डूबे परिवारवादी और अति महत्वाकांक्षी लोग मिलकर 2024 के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के अंगद पांव हिला भी नहीं पाएंगे। लालू प्रसाद की पार्टी में रघुवंश प्रसाद सिंह के बाद जगदानंद सिंह को किनारे लगाया जा रहा है और दलित को अपमानित किया जा रहा है। ऐसी पार्टी खुद मूली की तरह उखड़ जाएगी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव मंगलवार यानी कल इलाज के लिए सिंगापुर जाएंगे। लालू को किडनी समेत कई तरह की बीमारियां हैं। सिंगापुर में वो किडनी का इलाज कराने जा रहे हैं। चौहत्तर साल की उम्र में लालू प्रसाद ने 12वीं बार आरजेडी प्रमुख की कुर्सी संभाली। ताजपोशी के अगले ही दिन लालू सिंगापुर जा रहे हैं। वजह है बीमारी। लालू प्रसाद कोई एक दो नहीं बल्कि करीब 16 तरह की बीमारियों की चपेट में हैं। इसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, प्रोस्टेट का बढ़ना, यूरिक एसिड का बढ़ना और किडनी की दिक्कत ज्यादा चिंता वाली है। अब इसी किडनी के इलाज के लिए लालू प्रसाद मंगलवार को सिंगापुर जा रहे हैं। नेताजी के संस्कार में हम जाते हैं। अखिलेश जी से बात किया, लेकिन हम सिंगापुर जा रहे हैं कल स्वास्थ्य चेक कराने के लिए, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। बीमार लालू का बहुत दिनों तक रांची के रिम्स और फिर दिल्ली के एम्स में इलाज चला। बाद में डॉक्टरों ने उन्हें सिंगापुर जाकर इलाज कराने की सलाह दी। रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट ने 16 सितंबर 2022 को लालू की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके पासपोर्ट को रिलीज कर दिया था। लालू 25 सितंबर को ही सिंगापुर जाने वाले थे, लेकिन आईआरसीटीसी घोटाले में विदेश जाने की अनुमति नहीं मिलने के चलते वो नहीं जा पाए। अब जबकि अनुमति मिल गई है तो वो सिंगापुर जा रहे हैं। क्योंकि सर्जरी एक एज के बाद जो है बॉडी लेता है, नहीं ले पाता है। तो अभी क्या फिट टाइम है, नहीं है, या कैसे ट्रीटमेंट चलेगा, जैसे अभी चल रहा है या उसमें कोई परिवर्तन होगा, तो वहाँ की सलाह के हिसाब से ही होगा। तो वहाँ के डॉक्टर अगर ट्रांसप्लांट के लिए बोलेंगे कि यही बेहतर समय है, नहीं तो और थोड़ा एज हो जाने के बाद थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो ये सारी चीज़ों बिंदुओं पे जो है चर्चा की जाएगी वहाँ। लालू प्रसाद के सिंगापुर जाकर इलाज कराने की दो वजहें हैं। पहला ये कि सिंगापुर में किडनी के इलाज की सबसे अच्छी व्यवस्था है। जीवित व्यक्ति से किडनी ट्रांसप्लांट की सफलता का रेशियो 98% से ज्यादा है। दूसरी वजह यह है कि लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर में ही रहती हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। खबर आ रही है कि कांग्रेस की राह कभी भी महागठबंधन से जुदा हो सकती है। कांग्रेस महागठबंधन में शामिल क्षेत्रीय पार्टियों के साथ दूसरे तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस में विलय करने की सलाह दे रही है। क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस में हो जाना चाहिए विलय। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी का। असीत नाथ तिवारी का मानना है कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सभी क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस की छतरी के नीचे आना ही होगा।
बेहतर होगा कि क्षेत्रीय दल, ज़्यादातर क्षेत्रीय दल कांग्रेस में अपना विलय कर लें। कांग्रेस की सलाह सहयोगी दलों को फूटी आंख नहीं भा रही है, तभी तो कांग्रेस नेता के बयान पर सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। महागठबंधन के बाकी दल बीजेपी को हटाने के लिए सबको साथ साथ चलने की दुहाई तो दे रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस में विलय की बात इन्हें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। और इससे भाजपा के खिलाफ लड़ाई की जो भावना है, वो भावना कमजोर पड़ती है। बिल्कुल गलत है, अनर्गल है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की अपनी अहमियत है, उसे भी नकारा नहीं जा सकता है। अब कौन लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं। कांग्रेस में क्षेत्रीय दलों के विलय वाली बात ने बीजेपी को मजा लेने का मौका दे दिया है। इन लोगों का जमीर कब जगेगा? इन लोगों का जमीर जगता नहीं है, ये जमीर सत्ता के लिए होता है। अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने कहा था कि प्रशांत किशोर उनके पास जेडीयू का कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव लेकर आए थे, और अब कांग्रेस के नेता ने वही बात दोहरा दी। कांग्रेस का ये नया फॉर्मूला महागठबंधन को मजबूत करता है या कमजोर, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। पटना में बीजेपी का मिलन समारोह हुआ। इसमें जेडीयू की पूर्व विधायक गुड्डी देवी के साथ कई लोग बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो भी बीजेपी के साथ आना चाहे उनका स्वागत करेंगे। जनता पार्टी की शुरू से परंपरा रही है कि जो पार्टी में आता है वो एक तरफ से आता है, जाने का यहाँ कोई रास्ता नहीं है। आप सब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और मैं साथ में गुड्डी जी को और राजेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैंने आज से 10 दिन पहले आह्वान किया था कि जो भी जदयू के कार्यकर्ता जिन्होंने लड़ाई लड़ी है लालू यादव जी के राज के खिलाफ, वो अगर भाजपा में आना चाहते हैं तो मैं उनका सहर्ष स्वागत करूंगा। विधानसभा उपचुनाव के लिए गोपालगंज से बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी ने अपना नामांकन कर दिया। मोकामा से बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी 14 अक्टूबर को अपना नामांकन कराएंगी। कुसुम देवी बिहार सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री और लगातार 4 बार से विधायक रहे दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी हैं। उनके नामांकन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी समेत कई पूर्व मंत्री शामिल हुए। गोपालगंज के कमला राय कॉलेज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि जिस पार्टी के लोग अपनी ही पार्टी को पीटते हैं उनकी जमानत बीजेपी जब्त कराएगी। विरासत के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर गुंडा राज और जंगल राज के खिलाफ मतदान करके ऐसी पार्टी को, जिस पार्टी के लोग अपने ही पार्टी के लोग पीटते हैं, वैसे लोगों की पार्टी को यहाँ हम सब जमानत जब्त कराएंगे। इसी संकल्प से आप सब चलिए, बढ़िए, आपकी जीत को कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक। सिवान से बड़ी खबर है। 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष से जुड़ी खबर, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान मारपीट हुई। मारपीट में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति नाजुक है। एमएच नगर हसनपुरा थाने के पास की यह घटना है, जहां पर 2 गुट आपस में भिड़ गए और खूनी संघर्ष हुआ है। सिवान से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान मारपीट की घटना हुई है। आपका नाम? मेरा नाम अमरेश। मुजफ्फरपुर के चर्चित किडनी कांड मामले का आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। आरोपी झोला छाप डॉक्टर पवन कुमार के भूटान भागने की खबरें आ रही हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की। दरअसल बरियारपुर चौक के पास एक निजी क्लिनिक में सुनीता देवी के गर्भाशय के ऑपरेशन के बजाय फर्जी डॉक्टरों ने उनकी दोनों किडनियां निकाल ली। डीएसपी मनोज कुमार पांडे के नेतृत्व में एक टीम मामले की जांच कर रही है, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस के पकड़ से बाहर है। डॉक्टर है, उसके ऊपर बनाई गई जो टीम है वो डीएसपी ईस्ट के नेतृत्व में बनाई गई टीम है। टीम लगातार वर्क कर रही है, शीघ्र ही आगे कार्रवाई की जाएगी। तो भूटान में जाने की बात सामने आई है। जो भी फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स के ऊपर हम लोग लगातार वर्क कर रहे हैं और जो हम लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं उसके अनुसार आगे कार्रवाई हो रही है। भोजपुर पुलिस ने एक मर्डर केस समेत अलग अलग मामलों में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हथियार और कैश के साथ हेरोइन बरामद की गई। एसपी ने बताया कि विजयदशमी के दिन शिवपुरी मोहल्ले में जितेंद्र नाम की व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले के आरोपी संजय ने सरेंडर कर दिया। वहीं उदवंतपुर से हेरोइन तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 400 ग्राम हेरोइन मिली है और इसके अलावा महुआओं गांव से बाप बेटे को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से कट्टा और 6 कारतूस बरामद किए गए हैं।
लखीसराय में ट्रेन से कटने से 2 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई। हादसा मनखट्टा स्टेशन के पास हुआ। मृतक रामगढ़ चौक के रहने वाले थे। दोनों महिलाएं बच्चे के साथ मजार पर आई थीं और इसी दौरान ट्रैक पार करने के दौरान पूर्वा एक्सप्रेस की चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि मनखट्टा स्टेशन पर ओवरब्रिज नहीं रहने से अक्सर हादसे का डर बना रहता है। से डाउन ट्रेन पर ये ट्रैक पर कट लगा है ठोकर, एक महिला कट गई है और एक का एक्सीडेंट से, और इस साथ में एक बच्चा का भी एक्सीडेंट से डेथ हो गया। और इसके साथ में जो झोला था, उस झोला में इसका मोबाइल नंबर है, उसको सूचना दे दिया गया है और ये जीआरपी के ज्यूरिडिक्शन में है। तो जीआरपी लोग 25 साल से सड़क का इंतजार कर रहे थे। 7 साल पहले सड़क निर्माण की कवायद शुरू हुई तो मामला 2 विभागों की लड़ाई में फंस गया। लोगों ने सीएम के जनता दरबार में जाकर गुहार लगाई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लिहाजा सिस्टम को आईना दिखाते हुए लोगों ने खुद सड़क निर्माण शुरू कर दिया है। सिस्टम की पोल खोलती रिपोर्ट देखिए। बच्चों को स्कूल पहुंचाना मुश्किल था, बुजुर्गों का घर से निकलना मुश्किल था। मवेशी भी सड़क की हालत देखकर रास्ता बदल देते थे, लेकिन बार बार गुहार के बाद भी सुपौल के विद्यापुरी में 325 मीटर लंबे मेला रोड की सूरत नहीं बदली। बहुत ये हमारा ये मोहल्ला जो है सुपौल का नंबर 1 मोहल्ला है, सबसे शिक्षित मोहल्ला है, लेकिन सड़क के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ था। और आज से नहीं, मतलब ये 25 साल से हम लोग इस दुर्दशा को झेल रहे हैं। परेशानी आती थी, सुबह में बच्चों को स्कूल पहुंचाने में भी हमको दिक्कत होता था। फिर कोई रिक्शा वाला नहीं आना चाहता था, तब बहुत ज़्यादा परेशानी थी सड़क को लेके। लोग यहाँ 25 सालों से बसे हैं और बीते 7 सालों से सड़क बनाने के लिए डीएम से लेकर सीएम तक के दरबार में गए। एक बार 82 लाख का एस्टीमेट भी बन गया, लेकिन सड़क नहीं बन पाई क्योंकि इलाका नगर परिषद से आरसीडी में चला गया। थक हार कर अब यहाँ के लोगों ने खुद के खर्च से सड़क निर्माण शुरू करा दिया है। आवेदन दिया गया था, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया, पूरे मोहल्ले वालों ने, कि हम लोग अपने अनुदान से, सबके चंदे से ये रोड बन रहा है कल शाम से ही। और ये 4 दिन में यहाँ से वहाँ 325 मीटर का रोड है, ये बन के तैयार हो जाएगा। 4 दिन बाद यहाँ चमचमाती सड़क होगी, लोगों में खुशी होगी, लेकिन नहीं होगा तो सिस्टम पर भरोसा, जो 25 साल में भी 325 मीटर सड़क नहीं बना पाई। जिला प्रशासन सड़क जाम से जूझता है। इसी सड़क के माध्यम से जिला पदाधिकारी अपने कार्यालय तक पहुंच पाते हैं, एसपी अपने कार्यालय तक पहुंच पाते हैं, लेकिन किसी राजनेता के आंख बंद कर लेने के कारण ये सड़क जर्जर होती गई। और 25 साल तक ये सड़क जब जर्जर रही तो आज मोहल्ले वासियों ने इसका बीड़ा उठाया और खुद अपना श्रमदान कर, आर्थिक मदद कर इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जो कहीं न कहीं सत्ता में बैठे लोगों को आईना दिखाने का काम कर रहा है। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सुपौल। भागलपुर के तिनटंगा में एक बार फिर कटाव तेज हो गया है। अब तक 100 से ज्यादा घर गंगा में समा चुके हैं। कटाव लगातार जारी है। इससे पहले स्कूल पीएससी कटाव की चपेट में आ चुका है। ज्ञानीदास टोला के लोगों का कहना है कि अगर जल्द कटाव रोकने का काम शुरू नहीं हुआ तो टोले का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। भागलपुर में गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है और जिसका असर तिनटंगा के ज्ञानीदास टोला पर पड़ रहा है। ज्ञानीदास टोला में कटाव जारी है और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यह तस्वीर जो है गंगा का विकराल रूप, और तस्वीर में साफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ज्ञानीदास टोला के सैकड़ों घर अब तक गंगा में विलीन हो चुके हैं। कटाव की वजह से लोगों में भय पर्याप्त है और लोग डर के साए में ज़िंदगी जी रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पक्के मकान हैं, पक्के मकान गंगा में विलीन हो चुके हैं। झोपड़ी सहित जो गांव के स्कूल हैं वो विलीन हो चुके हैं। और यह घर की जो है तस्वीर है, किस तरह से पक्के मकान जो है वो गंगा में विलीन हो गए हैं और सीढ़ी जो है मात्र रह गया है। यहाँ के ज्ञानीदास टोला के लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे और किस तरह से कटाव है और आप लोग कैसे जी रहे हैं। हम लोगों का कटाव बहुत भयंकर है और हम लोग बहुत दयनीय स्थिति में हैं। जैसा कटाव यहाँ हो रहा है, हमको लगता है यहाँ से ज्ञानीदास टोला, झल्लूदास टोला, भीमदास टोला, उत्तरी दक्षिण दोनों पंचायत और कटरिया तक गंगा जो है नहीं पहुँच सकती है वहाँ तक। अब तक कितने घर गंगा में समा चुके हैं?
अब तक लगभग 200 से अधिक गंगा में घर, कच्चा मकान, पक्का मकान समा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो कटाव की भयावह तस्वीर है वो रोज प्रतिदिन सामने आ रही है, जिसको लेकर जो ज्ञानीदास टोला के लोग हैं वो डर के साए में जिंदगी जी रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर जल्द ही कटाव रोधी कार्य शुरू नहीं किया गया तो ज्ञानीदास टोला पूरा का पूरा गंगा में विलीन हो जाएगा। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। और आगे देखिए जोहार झारखंड।